दोस्तों, भारत का जब भी किसी देश के साथ लड़ाई की बात अगर निकलती है तो उसमें 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ी गई लड़ाई की बात जरूर की जाती है। उस समय भारत की सरकार और भारतीय जनता हिंदी चीनी भाई भाई की चाशनी में डूबी हुई थी। लेकिन सबकी गलतफहमी तब दूर हो गई जब 20 अक्टूबर के दिन सुबह 5 बजे चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर एक साथ दो तरफा हमला बोल दिया। उस समय चीनी सेना संख्या में भारतीय सेना के मुकाबले न सिर्फ दोगुनी थी, बल्कि उनके पास लड़ाई के एक अच्छे अनुभव के साथ बेहतर हथियार भी थे। चीन ने 10 साल पहले ही कोरिया से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। भारत को पहला झटका इतने सालों में तब लगा था जब भारत के इस इलाके में हमारे लगभग 12,000 सैनिक चीन के करीब 20,000 सैनिकों का सामना कर रहे थे। इसके बाद भारत के हाथ से लापास भी जाने लगा। कुल मिलाकर भारत का करीब 35,000 वर्ग मील का इलाका चीन के नियंत्रण में आ गया था। चीन के पास प्रथम विश्व युद्ध में होने वाले इनफील्ड राइफल्स भी थे। अमेरिका ने ऑटोमेटिक राइफलें चीन के पास भेज तो दी थी, लेकिन अभी तक उस राइफल को पैकिंग से बाहर भी नहीं निकाला गया था और न ही सैनिकों को अभी चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। डेविड मिक्सवेल अपनी पुस्तक इंडिया चाइना वॉर में लिखते हैं कि हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारतीय कमांडर बीजी कोल ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से कहा कि कुछ विदेशी सेनाओं को भारत की मदद के लिए अब बुलाना चाहिए ताकि चीन को जवाबी कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, उस समय पूरे भारत में इंडियन एयर की उड़ानें रद्द कर दी गई थी ताकि इन विमानों का इस्तेमाल भारत के सैनिक कर सके। उस समय न सिर्फ असम बल्कि बंगाल और कलकत्ता पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। 19 नवंबर को नेहरू जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी को 2 पत्र लिखे। उस समय भारतीय दूतावास द्वारा व्हाइट हाउस तक उस पत्र को पहुंचाया गया। हालांकि इन पत्रों को उस समय तक सार्वजनिक नहीं किया जाता था। इस पत्र में नेहरू ने लिखा था कि चीनियों ने नेफा के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वो कश्मीर और लद्दाख की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नेहरू ने लिखा कि भारत को यह जंग जीतने के लिए यातायात और युद्ध के सामानों का सख्त जरूरत है। उन्होंने उन्हें ये भी सूचना दी कि एक ऐसा भी पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकमिलन को भी भेज रहे हैं। जैसे ही ये पत्र व्हाइट हाउस को मिला कि गॉलब्रेथ ने एक टॉप सीक्रेट टेलीग्राम अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजा और लिखा कि मुझे गुप्त रूप से पता चला है कि नेहरू आपको एक और पत्र भेजने वाले हैं। 1962 में जब भारत और चीन के दौरान युद्ध हो रहा था, उन दिनों भारत में अमेरिकी राजदूत जॉन केनेथ गैलब्रेथ कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए। वो तकरीबन रोज प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने लगे, बताने लगे कि अमेरिका से क्या मदद मिलने वाली है और क्या हो सकता है। गैलब्रेथ की सक्रियता के चलते अमेरिका सीधे भारत के साथ आकर खड़ा हुआ। इससे चीन पर तब एक अतिरिक्त दबाव भी पड़ा। दोस्तों, नेहरू जी ने कैनेडी से 350 युद्धक विमानों की मांग की थी, जिसे चलाने के लिए कम से कम 10,000 सपोर्ट स्टाफ की जरूरत थी। उन्होंने पत्र में लिखा कि शुरू के समय में जब तक हमारे पायलट इन्हें चलाना नहीं जान लेते, तब तक अमेरिकी पायलटों को ही इसे चलाना होगा। नेहरू ने कैनेडी को आश्वासन दिया कि इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ चीन के खिलाफ होगा, इसका इस्तेमाल कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया जाएगा। 20 नवंबर 1962 को दिल्ली में रूजवेल्ट हाउस में राजदूत गैलब्रेथ ने अपनी डायरी के पन्ने पर लिखा कि आज का दिन दिल्ली में सबसे बड़े भय का दिन था। इसके बाद उन्होंने व्हाइट हाउस को तुरंत हथियारों की खेप और 12 C-130 विमान भी दिए। उसके बाद तुरंत उसे बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया गया। गॉलब्रेथ ने सोचा कि बंगाल की खाड़ी में 7वें बेड़े की उपस्थिति से चीन को साफ मैसेज किया जाएगा कि अमेरिका भारत के इस बुरी परिस्थिति में साथ खड़ा है। दोस्तों, दरअसल चीन बड़े ही तैयारी के साथ भारत में घुसने की तैयारी कर रहा था। 1962 में चीन भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री को इस बात का इल्म नहीं था कि चीन इतनी बड़ी तैयारी कर रहा था। उस समय जवाहरलाल नेहरू कॉमनवेल्थ देशों के एक सम्मेलन में भाग लेने देश के बाहर चले गए और 2 अक्टूबर को भारत लौटे। उसके बाद 12 अक्टूबर को फिर से श्रीलंका चले गए। उस समय न तो भारत के रक्षा मंत्री भारत में थे और न ही प्रधानमंत्री। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1962 तक चीन भारत में लगभग 15 किलोमीटर तक अंदर आ चुका था। और इतना ही नहीं, युद्ध शुरू होने के लगभग 3 दिन के अंदर ही चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग जगह तक पहुंच गया और उस पर कब्जा भी कर लिया। देखते ही देखते चीन के सैनिक लद्दाख के पैंगोंग लेक और चुशुल जैसे इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। चीनी सैनिक ने भारत को अन्य क्षति भी पहुंचाई थी। इतना ही नहीं, उसने भारत के लैंडलाइन तारों के कनेक्शन भी काट दिए थे, जिससे भारतीय सैनिकों को मुख्यालय से संपर्क करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। 1962 में चीन ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और असम पर हमला कर दिया।
उस समय भारत की सैनिकों के पास ऊंचाई वाले इलाकों में इतना भीषण युद्ध लड़ने की ना तो ट्रेनिंग थी और ना ही भीषण ठंड रोकने वाली वर्दी और जूते। दोस्तों फिर भी भारतीय सैनिक चीन के साथ पूरी तरीके से पूरी ताकत से लड़े और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से भारत ये युद्ध चीन से 4 साल पहले ही हार चुका था। 1957 तक चीन के सैनिकों ने लद्दाख के अक्साई चिन पर कब्जा कर चुके थे तथा 1957 में चीन ने शिनजांग को तिब्बत से जोड़ने वाली एक ऐसी सड़क का निर्माण कर लिया था। 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन पर चीन की जड़ें और मजबूत हो गई। इतना ही नहीं, उधर पाकिस्तान ने भी अपने कब्जे वाले कश्मीर के सक्षम वैली को चीन को सौंप दिया। इस तरह से कुल मिलाकर आज भी चीन का भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा है। दोस्तों इस युद्ध में ऐसे कई बातें हैं जो आप शायद जानते हो, जैसे इस युद्ध में चीन और भारत दोनों पक्ष के द्वारा कभी भी नौसेना या वायुसेना का प्रयोग नहीं किया गया था। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो इस युद्ध को अधिकतम 14,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया, जिससे चीन और भारत दोनों पक्षों की सेना को ऊंचाई और ठंड की स्थिति से लड़ने के कारण बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। उस समय इतनी ठंड थी कि दोनों देशों के कई सारे सैनिक सिर्फ अत्यधिक ठंड होने की वजह से शहीद हो गए थे। भारत की ओर से 2 रेजिमेंट्स लड़ रही थी, जबकि चीन की तरफ से 3 रेजिमेंट्स तैनात थी। 1962 का वो चीन और भारत के बीच लड़े युद्ध को भारतीयों द्वारा एक सैन्य पराजय और एक राजनीतिक आपदा के रूप में देखा जाता है। दोस्तों भारत चीन के इस युद्ध के लिए हिमालय की विवादित सीमा तो सिर्फ बहाना था, इसके साथ साथ कई सारे अन्य मुद्दों ने भी अपना रूप विस्तार कर लिया था। चीन में 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद जब इंडिया ने दलाई लामा को शरण दी तो भारत चीन सीमा विवाद ने एक नया रूप ले लिया। दोस्तों भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा के सीमा तट पर अपने सैनिक चौकियां बढ़ा दी, लेकिन चीन कहां कम था। उसने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख तथा मैकमोहन रेखा के पार हमले करने शुरू कर दिए और उसके बाद चीनी सेना ने रेजांगला एवं तवांग पर कब्जा कर लिया। जब चीनी सेना ने 1962 को युद्ध विराम तथा विवादित क्षेत्र से अपनी वापसी की घोषणा की, तब जाकर यह युद्ध समाप्त हुआ। चीन की विस्तारवादी नीति हमेशा पहले काफी बड़े एरिया को अपने अंडर कब्जा कर लेती है, फिर थोड़ा सा भाग वापस करके बाकी पर कब्जा करने की रहती है, जो उनकी माओ नीति का हिस्सा है। चीन की डिप्लोमेसी में इस माओ नीति के कई लक्षण दिखते हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि चीन की राष्ट्रीय नीति इसी माओ सोच का नतीजा है। यानी चीन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझना हो तो पहले माओ की विचारधारा को जानना जरूरी होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।